सत्ता पक्ष के लोग किसी भी कीमत में जो 543 हमारे देश की लोकसभा सीटें हैं उनमें से एक भी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं करना चाहते हैं। और पूरे विपक्ष ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया और देश और दुनिया ने देखा, पूरे विपक्ष ने एक स्वर में कहा कि 2023 में जो कानून पास हुआ सर्वसम्मति से, उसमें 543 सीटों में से 33% आरक्षण देने का प्रावधान शामिल कर दो, हम साथ हैं। लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी लाइव आकर के कहते हैं जो कुछ लोग जो है वो महिला विरोधी है, महिलाओं को आगे बढ़ना नहीं देखता है। इसको आप कैसे देख रहे हैं मोदी जी के भाषण को? बिल्कुल, मोदी जी ने बहुत सही कहा। हमारे देश के अंदर दो किस्म की राजनीतिक धारा के लोग हैं, सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग। सत्ता पक्ष के लोग किसी भी कीमत में जो 543 हमारे देश की लोकसभा सीटें हैं उनमें से एक भी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं करना चाहते हैं। और पूरे विपक्ष ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया और कहा, संसद के अंदर, भरी संसद के अंदर देश और दुनिया दर्शक थी। देश और दुनिया ने देखा, पूरे विपक्ष ने एक स्वर में कहा कि 2023 में जो कानून पास हुआ सर्वसम्मति से, उस कानून को अभी लाओ और तत्काल ला करके उसमें 543 सीटों में से 33% आरक्षण देने का प्रावधान शामिल कर दो, हम साथ हैं। लेकिन मोदी जी और उनके गठबंधन ने कहा, उनकी सरकार ने कहा, हम 543 सीटों में से एक भी सीट महिलाओं को नहीं देंगे। तो अब आपका जो सवाल है और दर्शकों को सोचना चाहिए, देश की महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ कौन है। दूसरी बात, उस कानून के संदर्भ में एक झूठा प्रचार किया जा रहा है कि विपक्ष के कारण महिला आरक्षण बिल गिर गया। यह बहुत झूठ और बेईमानी भरा मामला है। सितंबर 2023 में सर्वसम्मति से महिला आरक्षण का जो बिल पास हुआ, उसकी अधिसूचना जारी करने में मोदी सरकार को 3 साल क्यों लगे, ये देश की करोड़ों महिलाओं को सोचना चाहिए। एक दूसरी बात, इसका टाइमिंग देखा जाए, जब चुनाव चल रहे हो तो हमने हर देश के अंदर जो भी चुनाव हुआ वो भारत पाकिस्तान के नाम पर हुआ। भारत पाकिस्तान बोलने से इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार की नाक कटने जा रही है। संसार का सबसे बड़ा युद्ध जो ईरान पर इजराइल और अमेरिका का हमला है, मैं तो संसार में सबसे बड़ा आतंकी देश मानता हूं अमेरिका को। सर, इससे महिला बिल का क्या लेना? मैं यही आ रहा हूं, यही तो बदनाम कर रहे हैं आप लोग। चाहते नहीं है महिला आगे बढ़े। देखिए, मैं कह रहा हूं, इसका महिला इसीलिए क्यों ऐसे टाइम पर, एक तो इस समय भारत पाकिस्तान नहीं कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान इस समय शांति के दूत के रूप में पूरी दुनिया में भूमिका अदा कर रहा है। भारत ही नहीं, भारत के करोड़ों घरों में गैस के लिए अकाल पड़ गया था इस युद्ध के बीच में। इसलिए भारत के ही करोड़ों परिवार नहीं, पूरा संसार में सब लोग ये चाहते हैं किसी भी कीमत पर वो जो ईरान पर अमेरिका और इजराइल का ये आतंकी हमला है, ये खत्म होना चाहिए, बंद होना चाहिए। और ये जो शांति का पैगाम लेकर के पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, इस समय भारत पाकिस्तान मोदी नहीं कर सकते थे। तो एक मिनट, तब वोट मांगने के लिए क्या करेंगे? आप भारत पाकिस्तान नहीं कर सकते, आप हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते हैं, तो आपने एक नया एजेंडा शुरू किया। वो क्या करा? महिला और महिला विरोधी का। लेकिन मैं आपके माध्यम से दूसरी बात कहना चाहता हूं। एक, पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश के बराबर आबादी का पाकिस्तान, उसने जो शांति की भूमिका अदा करने जा रहा है। एक दूसरा, एप्स्टीन फाइल में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का खुलासा हुआ कि नरेंद्र मोदी पहले एप्स्टीन के इशारे पर 2017 में जाकर के इजराइल में डांस करते हैं और अब 2026 में ठीक ईरान पर अमेरिका और इजराइल के आतंकी हमले से पहले 2 दिन पहले इजराइल जाते नहीं है। नरेंद्र मोदी का आप यूनिफॉर्म कोड देखिए। जिस वक्त हमारे देश का प्रधानमंत्री इजराइल को अपना बाप बता रहा था, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री की जैकेट आप देखिए, इजराइल का झंडा और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जैकेट का कलर एक जैसा था। इसका मतलब हुआ कि न केवल नरेंद्र मोदी ने इजराइल को बाप बताया, बल्कि बाप बताने के अलावा एक और पाप किया। क्या पाप किया? उनके रंग का झंडा। अरे मैं आपको बताता हूं, इसका क्या लेना देना है महिला बिल से? आप तो पहले ये समझाइए। आप भारतीय संसद से आप पहुंच जाते इजराइल के संसद तक। अच्छा, एक बात बताइए,
कि जब हमारे देश में करोड़ों लोगों को गैस की दिक्कत सता रही हो ईरान पर हमले के कारण, तो मैं क्या हमारे देश के करोड़ों नागरिकों की बात नहीं करूंगा? और नरेंद्र मोदी मुंह छिपा रहे हो और पाकिस्तान भूमिका अदा कर रहा हो, क्या मैं ये जिक्र नहीं करूंगा? एक मिनट, नहीं, सवाल ले लीजिए। भूपेंद्र रावत जी बंगाल में जाकर के महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं, 3-3 हजार रुपए देने की बात कर रहे हैं। एक मिनट सुनो, वो दिल्ली के अंदर 2500 रुपए के हिसाब से मैं ये मानता हूं कि हजारों हजार रुपए हमारे दिल्ली की महिलाओं के बकाया है नरेंद्र मोदी पर। मैं तो यकीन मानो, दिल्ली के अगर महिलाएं सुने तो मैं तो अपील करता हूं कि नरेंद्र मोदी पर वादा खिलाफी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन आपने मेरी बात काटी बीच में। जब नरेंद्र मोदी ने बाप बताया इजराइल को, मैं देख रहा था आर भारत को। आर भारत में अर्नब गोस्वामी एक पाकिस्तानी मेहमान को टीवी में पूछ रहा था और पूछते समय बोला, पूछता है भारत। तो पाकिस्तानी मेहमान ने बोला, भारत क्यों पूछेगा पाकिस्तान से? भारत पूछे अपने पति इजराइल से, जिसने तुम्हारी मां के सर में अभी सिंदूर डाला है। तो आप समझिए कि 25 करोड़ की आबादी का पाकिस्तान 148 करोड़ की आबादी के देश के लिए वहां का मैंने नहीं बुलाया, वो तो आर भारत का मेहमान था। आर भारत के मेहमान ने कहा, अभी अभी इजराइल के साथ में शादी कराई है मोदी जी ने और भारत माता के सर पर सिंदूर डलवाया है। तो अगर भारत को पूछना है तो पाकिस्तान से ना पूछे तो अपने बाप से पूछे, इजराइल से पूछे। अब आप समझो और सोचो, मैं पूछता नहीं हूं, बल्कि यह बोलना चाहिए भारत पूछता नहीं है, सुनो, पूछता नहीं है, थूकता है भारत ऐसे व्यक्ति पर जो 1948 में बने देश को बाप बताता हो। और भारत 5,000 साल पुराना इतिहास वाले भारत में जन्म लेना पाप बताता हो, थूकता है भारत। दूसरी बात, महिला आरक्षण के बिल में मामले में जो झूठ फैलाता हो, 2023 में बने कानून के कारण आरक्षण देने से घबराता हो और झूठ फैलाता हो, इसके लिए भी पूछता नहीं है बल्कि थूकता है भारत। लेकिन सर सवाल ये निकल करके आ रहा है, जो पश्चिम बंगाल की महिलाओं को भी वो मजबूत करने की बात कह रहे 3,000 रुपया देंगे अगर बंगाल में दीदी को हटाने के बाद हमारी सरकार आती है तो। देखिए, एक बात आपको मैं बता दूं, दिल्ली में भी यही कहा गया था, दिल्ली में भी यही बात की गई थी कि आप जो है ये बताइए, हमको वोट देंगे, हमारी सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद 2,500 रुपए देंगे। अब आपके माध्यम से मैं दिल्ली की माँ बहनों से कह रहा हूं, ये पैसा दिल्ली की रेखा गुप्ता और नरेंद्र मोदी की दुकान, चाय की दुकान का नहीं है। ये पैसा आपके हिस्से का है, 2,500 रुपए महीने के हिसाब से। मैं तो अपील करता हूं। अब एक मिनट देने की बात वो कर रहे हैं, लेकिन बंगाल की बात एक पहले आ रहा हूं। पहले तो दिल्ली की मां बहनें मुकदमा दर्ज करवाएं रेखा गुप्ता के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ वादा खिलाफी। और पश्चिम बंगाल की मां बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि जब ये दिल्ली में वादा खिलाफी कर रहे हैं तो आपको पैसा कैसे देंगे। लेकिन मैं एक बात और बता दूं आपको, पश्चिम बंगाल के वोटिंग के दिन वहां वोटिंग पड़ रहा होगा और नरेंद्र मोदी भारत के राजधानी दिल्ली में नोट बांट करके यहां से प्रचार करके और वहां के वोटर को प्रभावित करने का खेल भी करेगा। जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूं वहां पर बंगाल में किस तरीके से घुसपैठी है, किस तरीके से ममता दीदी ने पूरे बंगाल को बर्बाद कर दिया। यही बात तो कर रहे मोदी जी। अरे सुनिए भाई, नरेंद्र मोदी ने 2 काम किए। हमारे देश में तेल और गैस का अकाल पड़ रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में वोट लेना है तो बांग्लादेश को डीजल दिया गया। तमिलनाडु में वोट लेने के लिए श्रीलंका को डीजल दिया गया। इस खेल को आपको और हमको समझना चाहिए। बांग्लादेश को डीजल देने मैं नहीं जा रहा हूं, बांग्लादेश को डीजल देने के लिए आरएसएस के नरेंद्र मोदी की सरकार जा रही है ताकि मुसलमानों को खुश करके उनका वोट लिया जा सके। तमिलनाडु में वोट लेने के लिए श्रीलंका में जा करके वोट देने के लिए ताकि लिट्टे समर्थक खुश हो जाए और वो कहें कि भैया हमने श्रीलंका को वोट दिया, तो फिर तमिलनाडु के तमिल भी हमें वोट दे सके। ये खेल किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं 3 बातें, फिर आप बीच में समझते नहीं मामले को। एक, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि सितंबर 2023 में सर्वसम्मति से महिला आरक्षण का जो कानून बना था, उस कानून में एक प्रावधान शामिल किया गया कि जनगणना के बगैर आपका आरक्षण आपको नहीं मिल सकता है। दूसरा बात, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन हस्ताक्षर करने के बाद
अधिसूचना जारी नहीं की गई, इसको भी मां बहनों को सोचना चाहिए। और तीसरी बात, अधिसूचना की तारीख और बीच में 3 दिन का सत्र बुला करके 16 अप्रैल को अधिसूचना जारी होती है और 16 अप्रैल को ही उस कानून में तब्दीली करने का प्रावधान लाया जाता है। और तब्दीली क्या की जा रही है, कहा जा रहा है हम, अरे भाई तो तुमसे, आप सुनिए, दर्शकों को यह भी समझना चाहिए, पूरे विपक्ष ने यह कहा कि कानून में बहुत छोटा सा बदलाव करना है और वो बदलाव ये करना है जो 543 सीटें हमारे लोकसभा की हैं उनमें से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करनी है। सारी विपक्ष ने ये कहा हम एक स्वर में इसके लिए तैयार हैं। मोदी सरकार चाहे आज पास कर दे या मोदी सरकार चाहे तो 15 दिन के बाद में इसको संसद में लेकर आए। मोदी जी का जो भाषण था उसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे थे, उस रात की जहां तक की बात है, जो ये लोग नहीं चाहते पश्चिम बंगाल के दूर दराज गांव की महिलाएं संसद तक का सफर तय करे। वो लोग नहीं चाहते जो बिहार के दूर दराज के गांव की महिलाएं संसद तक का सफर तय करे। ये लोग विरोधी है, आप लोग विरोधी हैं। तो एक मिनट, जो लोग ये कहते हैं कि पहले जनगणना होगी और तब संसद में महिलाएं आएंगी, वो चाहती हैं कि संसद में महिलाएं पहुंचे, या जो कह रहे हैं कि कुछ नहीं करना, आरक्षण दे दो, एक 33% आरक्षण दे दो। पूरा विपक्ष कह रहा है कि महिलाओं को आरक्षण दे दो। अब वो क्या करें, पहले दोबारा आप सवाल या तो समझ नहीं रहे। दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं 543 सीटें हमारे देश में लोकसभा में हैं। इन 543 सीटों में कोई तब्दीली और जनगणना करने की जरूरत नहीं है। पूरे विपक्ष ने यह कहा है राहुल गांधी की अगुवाई में कि हम 33% आरक्षण देने के लिए तैयार हैं, आप 33% आरक्षण का प्रावधान लेकर आ जाओ। मोदी सरकार ने कहा संसद के अंदर हम किसी भी कीमत में 543 सीट में से एक भी सीट भारत की महिलाओं को नहीं देना चाहते हैं। अब दर्शकों को सोचना चाहिए महिलाओं का दुश्मन कौन है, महिलाओं को आरक्षण न देने वाला कौन है। 2023 में जो कानून बन चुका था उसको अधिसूचना जारी करने में 3 साल तक लटका के रखने वाला पापी कौन है, अपराधी कौन है, ये भी मोदी सरकार है। अब आप बताइए कि आप ही कानून बनाए, सर्वसम्मति से पारित कराए, अब आप कानून जमीन पर आया नहीं और आपने कह दिया हम इसमें बदलाव करने जा रहे हैं। ये खेल समझिए। मैं आपको बताता हूं और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, आरएसएस के 100 साल हो गए। आरएसएस में किसी भी महिला को अधिकारी नहीं बनाया गया, प्रांतीय अधिकारी नहीं बनाया गया। भाजपा और जनसंघ से लेकर भाजपा तक जो पार्टी है किसी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया गया। महिला द्रोही ये लोग हैं। और यही नहीं, एक बात और बता दूं, नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक हैं और मोदी जी का जिस संघ के प्रचारक रहे उसका संघ चालक थे गोलवलकर। और गोलवलकर ने जब हमारे देश का संविधान बना और संविधान में महिलाओं को, दलितों को और अल्पसंख्यकों को जब बराबर वोट का अधिकार मिला तो संविधान की प्रति जलाने का काम आरएसएस ने किया। लेकिन सर आरएसएस अभी देश को एकदम एक मिनट थोड़ा सुनो, आप पहले थोड़ा सुनो। एक तो ये काम किया, दूसरा पाप ये किया कि किसी भी कीमत पे हमें दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों को बराबर दर्जा देने का ये हमको स्वीकार नहीं है। ये बात गोलवलकर ने कही और जिस गोलवलकर ने ये कही उस गोलवलकर, उसी आरएसएस की नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से सम्मान किया। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अमेरिका ने तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया, इसकी संपत्ति जब्त करने वाला है। किसका? आरएसएस का। आरएसएस पर आरएसएस को कोई छू सकता है? अरे पहले थोड़ा सुनिए, पहले थोड़ा, कैसे संपत्ति, अरे पहले थोड़ा सुनेंगे। आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात है, संपत्ति जब्त करने की बात है और मैं आपको बताता हूं उसका कारण भी है। आपको एक बात और मैं बता दूं दर्शकों, जिस तरीके की स्थिति पाकिस्तान आतंकवादी देश है ये बताने के लिए 33 देशों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल गए लेकिन उसे आतंकवादी नहीं बता पाए और भारत को अनटचेबल कर दिया। भारत का नामो निशान, भारत को यह कर दिया गया है कि किसी भी कीमत पर भारत के साथ कोई खड़ा नहीं है, उस दशा में पहुंचा दिया। कारण आरएसएस के कारण जो नफरत फैलाई जा रही है उसी नफरत का नतीजा है कि भारत पूरे विश्व में अलग थलग पड़ रहा है। सर उन्हीं से निकला हुआ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो मोहब्बत की बात करता है, जो भाईचारा की बात करता है, जो सबको एक साथ लेकर चलने की बात कहां करता है। पर एक और उनका नारा ये सबका साथ सबका विकास। अच्छा मुझे बताइए, लोकसभा में भाजपा के जो सांसद हैं उनमें एक भी मुसलमान एमपी है क्या? मैं आपको बता दूं जो आप बात कर रहे हो, आरएसएस और भाजपा के लोग भले 100 साल लोगों के संघ को, पर आरएसएस की औकात इतनी नहीं है
कि एक भी लायक नेता तैयार कर दे। बिहार में 7वीं फेल सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज आरएसएस के 100 साल हो गए, लेकिन राजस्थान का मुख्यमंत्री काबिल आदमी को बनाने के लिए इनके पास एक भी लायक भाजपा में नेता नहीं है। उन्हें उस आदमी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा जिसने जीते जी नरेंद्र मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित कर दी है। मैं आपके माध्यम से दावे से कह रहा हूं, यह बात तो पब्लिक डोमेन पर है, नरेंद्र मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित करने वाला राजस्थान का मुख्यमंत्री, 7वीं फेल अपनी विधानसभा स्पीकर को जलील करने वाला सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री। तो आप समझिए, जिस आरएसएस के 100 साल हो गए, उस आरएसएस के पास में आसाम में मुख्यमंत्री बनाने के लायक नहीं, राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाने के लायक नहीं, राजस्थान बिहार में मुख्यमंत्री बनाने के लायक नहीं, और मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने के लायक नहीं है। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, आरएसएस के 100 साल में पैदा किए गए लोग भाजपा के लिए नालायक हैं। यह सिद्ध होता है सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर, भजन लाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने पर तय हो चुका है कि संघ के नालायक लोग ही होते हैं, इस लायक भी नहीं होते उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। मैं चुनौती दे रहा हूं, अगर एक भी लायक है बिहार का कोई भाजपाई नेता, आरएसएस का नेता, तो मैं चैलेंज करता हूं वो जरा सम्राट चौधरी को चुनौती देकर दिखाए। इनमें इसलिए जिस संघ के, जिस आरएसएस के लोगों को भाजपाई नालायक समझते हो, उसको हम नालायक न समझे, उस संघ को, और उसको अमेरिका नालायक न समझे, ये तो बहुत घिनौनी बात है। सर, आखिर में आप बता दीजिए, क्या आप पर्सनली चाहते हैं आरएसएस बैन होना चाहिए, आरएसएस देश में नहीं रहना चाहिए, आरएसएस जैसे संस्थान जो है कौन संस्थान है, कहाँ संस्थान है, कहाँ नाम है, कहाँ पता है, क्या एड्रेस है? बताया गया मोदी जी। अरे उसके कौन मेंबर है? किला से मोदी जी कह रहे हैं जो एनजीओ। अरे सर एक बता दूं, अगर देखो आप समझो पहले, हेलो जो आप देखिए, या तो आपको ज्ञान कम है, सवाल करते हो। भारत का आदमी सोशल मीडिया में क्या देखता है, ये जानकारी सरकार तक जाएगी, लेकिन भारत का आरएसएस का दुनिया से कहां से पैसा लेगा, ये किसी को जानकारी नहीं जाएगी। भारत का प्रधानमंत्री अपना एनजीओ बनाएगा और कोई उसका हिसाब किताब नहीं मांग सकता, उसका पीएम केयर नाम है। आप हिसाब किताब नहीं मांग सकते। मैं अगर मेरी यूनियन है भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन, मैं 100 रुपए विदेश से ले लूं तो मुझे मेरा हिसाब सरकार को देना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी ने चीन से, पाकिस्तान में जो हमारे राजदूत हैं, उनके माध्यम से पैसा मंगवाया, पर हिसाब किताब नहीं दे सकते। तो भारत में मोदी सरकार हिसाब नहीं देती है और एक एक पैसे का हिसाब लेती है। इसी तरीके से दूसरा जो आपका मन में है, चुनाव चंदा भी, किससे चंदा लिया और किसने दिया और कहां लिया और कहां क्या किया, इसका हिसाब किताब नहीं मांग सकते। मैं फिर कहना चाहता हूं, आरएसएस के लोगों के 100 साल पूरे हो गए, आपको 100 साल पूरे होने पर मैं बधाई देता हूं, पर इन 100 सालों को लबोलुबाब एक है, बिहार जैसे प्रांत में एक भी इस लायक तुम अपना नेता तैयार नहीं कर सके जो मुख्यमंत्री बनने के लायक हो। इसलिए राजद से आया हुआ सम्राट चौधरी वहां का मुख्यमंत्री बन गया। तो क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री गलत? एक मिनट, सम्राट चौधरी गलत है? गलत? मैंने क्या कहा? एक भी भाजपा आरएसएस का नेता इस लायक नहीं है जो सम्राट चौधरी को चुनौती देकर मुख्यमंत्री बन सकता हो। सर, सम्राट चौधरी महिलाओं की बात कर रहे हैं, बिहार के अंदर में बिहार की विकास की बात कर रहे हैं। कौन सा विकास? कौन विकास की बात करता? सम्राट चौधरी कौन से विकास की बात कर रहा है? वो कह रहे हैं जो नीतीश कुमार ने जंगल राज खत्म किया है, हम जो है विकास की ओर गंगा की धार जैसे बढ़ाएंगे बिहार। कौन सी गंगा की धार? वो तो नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि माँ गंगा ने बुलाया है। नहीं, मुझे नहीं पता नरेंद्र मोदी इस गंगा जल को पीने की, आज भी नरेंद्र मोदी तीसरी बार मुख्य प्रधानमंत्री बन गए हैं। मैं चुनौती देता हूँ, चले मेरे साथ बनारस में, नरेंद्र मोदी एक गिलास पानी पी के दिखा दे, मैं मान जाऊं। एक गिलास, लेकिन एक गिलास गंगा जल। नहीं, मोदी ने कहा था माँ गंगा ने बुलाया, मैं आया हूं। तो हम ये कह रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, एक गिलास पानी पीकर दिखा दे। सर भूपेंद्र जी, सवाल ये है, जो लगातार सम्राट चौधरी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर हमारा विरोध करना, बीजेपी का विरोध करना, मतलब पूरे बिहार वासियों का अपमान करना है। किसने कहा कि एक मिनट, भाजपा कब से बिहार हो गई? भाजपा कब से बिहार हो गए? सम्राट चौधरी कब से बिहार हो गया? अरे भाई एक बात समझिए, देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, ये जो तुम्हारा सवाल है, हमारे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने चाय बिक्री की, पर किस किस को चाय बिक्री की कोई नहीं जानता। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ली, डिग्री लेना अलग बात है, पढ़ाई करना अलग बात है, डिग्री ली, पर मोदी जी को किसने डिग्री दी और किससे मोदी ने डिग्री ली कोई नहीं जानता। हमारे देश का प्रधानमंत्री चुपके से पाकिस्तान गए और चुपके से पाकिस्तान में आतंकवादी से क्या डील की
और क्या उनके साथ में डील क्या की बात ली? कर रहे हैं? सुनो, वो जो मीटिंग थी, आप उस मीटिंग को आप ऐसे एक मिनट भटका नहीं थोड़ा सकते, सुनिए, सर। उसमें आतंकवादी थे, उसमें पाकिस्तानी आतंकवादी थे, नहीं थे तो मोदी बताए सबूत है। सुनो, उसमें पुलिस यूनिफॉर्म में पाकिस्तानी आतंकवादी थे, और पाकिस्तानी आतंकवादियों थे जब मोदी जी वहां गए, वहां से वापस आए, पठानकोट पे हमला हुआ, आतंकवादियों ने हमला किया। कनेक्शन है बिहार चुनाव से, इसका क्या कनेक्शन है नहीं, सम्राट जो चौधरी से? एक ये तो और समझाइए जनता जो को। तुमने बात की, जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं आप लोग? मैं ये कह रहा हूं कि एक और डिग्री इनके पास भी है। किसके पास? सम्राट चौधरी ने भी अपनी कोई डिग्री दिखाई है। हाँ। पर सम्राट चौधरी जब शपथ ग्रहण कर रहे थे तो शपथ ग्रहण करते समय उच्चारण नहीं बोल पा रहे थे। उनके पास भी सुना है कोई अमेरिका की डिग्री है। मैं ये कह रहा हूं कि जिनकी डिग्रियां संदिग्ध हैं, तो आरएसएस पिछले 100 साल में एक नेता भी ऐसा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लायक खड़ा नहीं कर पा रहा है जिसके पास असली डिग्री हो। मतलब सम्राट चौधरी लायक नहीं है, बिहार की जनता के लायक नहीं है, मुख्यमंत्री मैंने के तौर कब के लायक एक नहीं मिनट, है। उस पर तो हत्या का मुकदमा चल रहा है। आपको मालूम है कि नहीं? सम्राट चौधरी पर हत्या का मुकदमा है। सम्राट चौधरी ने अपराध किसी और नाम से किए और फिर नाम बदली कर दिया। इसको भी आपको समझना चाहिए। लेकिन फिर ऐसे लोगों को मोदी जी प्रमोट क्यों कर रहे हैं? वो मोदी नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं, एक आरएसएस ऐसा गिरोह है, गिरोह कह रहा हूं मैं, संगठन नहीं, एक ऐसा गिरोह है जिसने भारत को बर्बाद करने की सुपारी ले रखी है अंग्रेजों से, और उस सुपारी में वो हर ऐसे प्यादे को बिठाएगा जो बर्बादी का और भारत को लेकर जाएगा। एक बात आपको बता दूं मैं, भारत की तरक्की किस चीज से है? बड़ी मूर्ति बनाने से भारत की उन्नति होगी? या एक मिनट, तरक्की है भारत की, विज्ञान से तरक्की होगी। आप मुझे बताइए, दुनिया के अंदर मोदी मूर्ति की बात करते हैं, लेकिन विज्ञान से उन्नति और तरक्की होती है। ये बात जो हमारी पहुंचेगी जनता तक, ये विज्ञान के माध्यम से पहुंचेगी। समझ लो, अगर मैं यहाँ पर 5000 फीट की मूर्ति के ऊपर भी खड़ा हो जाता तो ये बात तब भी नहीं जाती, ये संदेश तब भी नहीं जाता। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं, फिर मैं आपके माध्यम से 4 बातें कहना चाहता हूँ। एक, नरेंद्र मोदी एपिस्टीन फाइल में फंसे हुए हैं। 2, हमारे देश में जिस प्रकार की स्थिति है और ईरान पर जिस तरीके से आतंकी हमला अमेरिका और इजराइल ने किया है, उस पर हमारे देश की भूमिका जिस प्रकार गौण हो गई और पाकिस्तान की जैसे दिख रही है। और तीसरी बात, इस समय चुनाव में वोट मांगने के लिए हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करने में असफल नरेंद्र मोदी के लिए एक जुमला लाना था कि महिला, और एक सबूत भी है कि जैसे ही उनका क्या कहते हैं संशोधन विधेयक गिरा, तत्काल छपे हुए पोस्टर लेकर के प्रदर्शन भी लोगों ने देखा है। महिलाएं देख रही हैं। एक एक सबूत आपको देखना चाहिए। महिला विरोधी कौन है, जिनके संगठन में जो महिलाओं के आगे रखने वाले लोग हैं, इनका तो हिस्ट्री है।